की इस क्लास में जो है इसके पहले जो है आपको 7 लेक्चर के माध्यम से और जो है अध्ययन कराया गया था। आज हम जो विदेश में भारतीय उद्यमी के बारे में अध्ययन करेंगे। विदेश में भारतीय उद्यमी जिस तरह से 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का युग रहा, तो उस दौरान बहुत से विदेशी लोग हमारे देश में भी व्यापार करने आए। उसके बाद से हमारे देश के लोग भी विदेशों में गए। लेकिन क्या जो विदेशी हमारे देश में आए थे, जिस तरह से व्यापार के अपने व्यापार को जमाए, औपनिवेशिक राज्य बसा लिए, क्या उस तरह से भारतीय उद्यमी भी विदेशों में जाकर के अपने व्यापार को चला पाए थे? इसका अध्ययन हमें करना है। तो विश्व अर्थव्यवस्था के विकसित हो जाने के बाद विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ एवं फसलें उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता बड़े पैमाने पे थी। बड़े बागानों के लिए जो बाजार और बैंकों से ब्याज पर धन लिया जा सकता था, अगर हमें बड़े पैमाने पे व्यापार करना था तो बैंक से तो हम उधार ऋण ले सकते थे, लेकिन इसमें छोटे मोटे किसानों की चलती नहीं थी। बड़े किसानों को ही, साहूकारों को वो धन मिलता था, ब्याज पे ऋण पे बैंक देते थे। यहीं से देसी साहूकारों और महाजनों का उदय हुआ। यहीं से छोटे किसानों का काम कैसे चले, वो अपना व्यापार कैसे चला पाए। तो बड़े किसान जो पैसा लेते थे बैंकों से, वे लोग पैसा लेकर के छोटे छोटे किसानों में बांटते थे और ऊंचे ब्याज दरों पर बांटते थे। तो इस तरह से महाजनों और साहूकारों का उदय हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में। ये महाजन एशिया में निर्यात हेतु फसलें उत्पादन के लिए ऋण देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या फिर यूरोपीय बैंकों से उधार लेते थे, ऋण लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की व्यवस्था, प्रणालियां होती थी। जैसे आज पैसा भेजने के लिए तमाम प्रणालियां विकसित हो चुकी हैं, वैसे उस जमाने में पैसे भेजने के तमाम तरीके थे एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए। शिकारीपुरी ऑफ नाइट कोटर्स, चेटियाज, उन सभी बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया में निर्यातों की फसलों की खेती के लिए कर्ज देते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की व्यवस्थाएं भी थी, पद्धति थी उनके पास, कैसे पैसा पहुंचाया जाए विदेशों में। यहां तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप में भी विकसित कर लिए थे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे निकल जा रहे थे। उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल रखे थे। वहां से माल आता था विदेश से और वहीं पे फिर जमा होता था, भंडार होता था, फिर वहां से फिर धीरे धीरे जाता था बिकने के लिए। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था का उदय कैसे हुआ? भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर हावी उपनिवेशवादी ब्रिटेन तथा सूत वस्त्र उद्योग की स्थिति क्या रही, इस पे चर्चा कर रहे हैं हम। जब तक ब्रिटेन या फिर यूं कह लीजिए कि यूरोप के बहुत सारे देश भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आए थे, तब तक तो हमारे देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बढ़िया से चल रहा था। लोगों का जीवन अच्छी तरह से हो रहा था। सूती वस्त्रों का निर्माण यहाँ के लोग, भारतीय लोग खुद स्वतः कर लेते थे। कपड़ा, सूती कपड़ा बनाते थे और विदेशों में भी उसका निर्यात करते थे। लेकिन जैसे जैसे यूरोपीय देशों का प्रभाव हमारे देशों पर पड़ा, यहाँ का उद्योग बर्बाद होने लगा और यूरोपीय लोग जो यहाँ से जो है बहुत कम ही मूल्य पर किसानों से, उनके घर जाकर के एजेंटों के माध्यम से सूत के जो है खरीद लेते थे। सूती कपड़ों के जो सूत हैं, कच्चे धागे, उनको खरीद लेते थे।
खरीद कर ले जा अपने देश उठा ले जाते थे और अपने देश ले जा करके साफ सुंदर चमकीले कपड़े का निर्माण करते थे अच्छे अच्छे मशीनों के द्वारा, और फिर उन कपड़ों को ला करके भारतीय बाजार में सस्ते मूल्यों पर बेचते थे। इस तरह से भारतीय व्यवसाय, भारतीय कपड़ा व्यवसाय, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग पूरी तरह से चौपट हो गया, क्योंकि भारत के लोग जो है हाथों से कपड़ा का निर्माण करते थे, हथकरघे से निर्माण करते थे, तो महंगा पड़ता था। और जो यहाँ से फिर इंग्लैंड के लोग या यूरोप के लोग यहाँ से कच्चे माल को ले गए और वहां मशीनों के द्वारा बनाए। मशीनें बहुत एक दिन में बहुत सारे कपड़ों को बना डाली, बहुत बंडल का बंडल भी बना डाली, लेकिन यहाँ जो है बहुत ही कम कपड़ा बन पाता था, बहुत दिन लगता था, इसलिए यहाँ महंगा पड़ता था। और मशीन से वहां बन के आया, सुंदर चमकीले सस्ते बन के आए, इसलिए भारतीय बाजार में जो है कपड़ा, यूरोपीय कपड़ा का विस्तार हो और भारतीय बाजार पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई सूती वस्त्र के मामले में। और जब इंग्लैंड के लोग भारतीय इस सूती वस्त्र उद्योग को चौपट कर दिया, तो यहाँ के लोग मजबूर हो गए और धीरे धीरे इस तरह से अपना पांव वे लोग जमाते गए और यहां तक जमा लिए कि शासन प्रशासन में दखल देने लगे। शासन प्रशासन में दखल देने के बाद वे लोग पूरी तरह से भारतीय शासन को अपने हाथ में ले लिया। स्वनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में कमी आने लगी, यानी भारत के लोग जो वस्तुओं का निर्माण करते थे उसमें कमी आ गई, लेकिन यहाँ का जो रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था भारत में, वो उसके निर्यात में तेजी आई। यानी बना हुआ माल तो विदेश में नहीं जा रहा भारत का, लेकिन यहाँ का जो कच्चा माल है वो तो विदेश में बहुत सारा जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि कच्चे माल यहाँ से उपलब्धता थी और यहाँ से कच्चे माल ले जा करके वे लोग तैयार माल बनाते थे अपने यहाँ मशीनों के द्वारा और ला करके फिर भारतीय बाजार में ही बेचते थे, ऊंचे सस्ते मूल्य पे ही बेच देते थे, क्योंकि उनका पड़ जाता था, उनको आमदनी हो जाती थी। और भारत के लोग हाथ से बनाते थे, कम बनाते थे, मेहनत ज्यादा लगता था, कम माल तैयार होता था, इसलिए महंगा पड़ता था। और वो जो है मशीनों के द्वारा बनता था वो सस्ता पड़ता था। तो इस तरह से स्वनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में कमी आ गई भारत में। ब्रिटेन और शेष विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिकाएं क्या रही? ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था हुई उसमें भारत की भूमिका क्या रही? उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादनों की बाढ़ आ गई। ब्रिटिश उत्पादन इतने ज्यादा आ गए भारत में कि जहां देखो तहां ब्रिटिश माल है। भारत में ब्रिटिश और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्नों तथा कच्चे मालों के निर्यात में भी वृद्धि हो गई। परंतु ब्रिटेन से भारत में आने वाले माल का मूल्य भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल के मूल्य से बहुत अधिक होता था। अतः भारत के साथ ब्रिटेन सदा व्यापार अधिशेष की अवस्था में ही रहता था। इसका अर्थ है कि अपनी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही लाभ पहुंचाता या पहुंचाया जाता था। तो ये भारत की स्थिति रही। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में आपको और चीजें बताई जाएंगी। थैंक यू।